नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोबिया। मित्रों, जैसा कि हम लोग बिहार PCS के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग करेंगे दृष्टि IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या पहला। क्योंकि पहले वाला जो मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किया गया उसमें कुछ त्रुटि हो गई है, म्यूट रहा, इसलिए आज दोबारा से पहला टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ये मित्रों जो पेपर सॉल्व है ये 6 to 12 NCERT बेस्ड पेपर बनाया गया है संस्थान द्वारा, और जो कि बिहार PCS प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आगामी एग्ज़ाम को लिए। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पेपर, पहला संख्या बिहार PCS को। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? पहला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूर्वी सीमा कहाँ स्थित है? दइमाबाद, आलमगीरपुर, रोपण, उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक है। और यदि हम इनके विस्तार के तौर पर देखें तो जो उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा जो मिला है वो सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी क्या है क्षेत्र है, मांडा कश्मीर में। ठीक है, दक्षिण में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में अहमदनगर के पास दइमाबाद, कौन सा मित्रों? गोदावरी नदी के किनारे है दइमाबाद, वो सबसे दक्षिणतम है। और यदि हम पश्चिमी सिरे की बारे में बात करें तो पाकिस्तान में सुत कांगे डोर, कौन सा मित्रों? सुत कांगे डोर पाकिस्तान में पश्चिमी तट पर स्थित या पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। और यहीं पर यदि हम उत्तरी सिरे की बात करें तो उत्तरी सिरे में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, कौन सा मित्रों? आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे मित्रों? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा, यानी आपका आंसर क्या है? आपका आंसर बी होगा मित्रों। क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? किसे सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात की गई है, यानी डिसओबीडेंट, ठीक है, मूवमेंट के बारे में बात की जाती है। तो जरा गांधी जी के बारे में एक बात हम देख लें। तो गांधी जी जो हमारे भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था वो समय था 1915। कब किया था प्रवेश? 1915, यानी जनवरी 1915 में गांधी जी कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और उस समय भारत की जो स्थिति थी वो एक ऐसे देश के रूप में थी जो कई समस्याओं से ग्रसित था। उसका जो शासन उसके ऊपर करने वाला देश था वो इंग्लैंड था। वो अपने मातृ देश में बुलियन का प्रभाव कर रहा था। दूसरा जो राष्ट्रीय नेतृत्व था वो भी शून्यता से ग्रसित था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ले लें, चाहे CR दास ले लें, चाहे दादा भाई नेहरू ले लें, गोखले ले लें, सब वृद्ध हो चले थे और सारा देश एक ऐसे राष्ट्रीय नेतृत्व की तलाश कर रहा था जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फलक के साथ साथ देश की जो गुलामी की बेड़ियां हैं उसको भी दूर करे। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने उस शून्यता को ही नहीं भरा बल्कि भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उन्होंने इससे पहले अपनी योग्यता का लोहा दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन के दौरान पूरे विश्व को दिखा चुके थे। तो जरा यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे। तो मित्रों, अगर हम यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है उसके बारे में बात करें तो मित्रों महात्मा गांधी 1917 में चंपारण गए थे। कब गए थे मित्रों? 1917 में। कब? 1917 में चंपारण गए थे महात्मा गांधी। तो वहाँ पे अपने उस चंपारण के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने देखा कि वहाँ पर जो किसान हैं वो काश्तकारी से बड़े परेशान हैं, यानी सुरक्षा चाहते हैं काश्तकारी को लेकर।
ठीक है। तो उनकी फसलों की खेती की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जाती थी। जो किसान चाहता था वो ये चाहता था कि उन पर ज़बरदस्ती न थोपी जाए और वो स्वतंत्र रूप से अपने खेतों पर काम कर सकें। तो गांधी जी को इस समस्या का समाधान करने का एक मौका मिला। अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी ने यहीं पर अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ पर? चंपारण किसान आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये इनका पहला सत्याग्रह था। यदि हम यहीं पर खेड़ा विद्रोह के बारे में बात कर लें तो मित्रों, यदि हम बात करें तो खेड़ा में महात्मा गांधी गुजरात में कब गए थे? 1918 में। कौन से में? 1918 में। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने फरवरी में क्या किया? किसानों के आंदोलन के दौरान खेड़ा विद्रोह में किसानों को, गुजरात में खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन में सत्याग्रह किया था। ठीक है, कब किया था? ये किया था उन्होंने 22 मार्च को। कब किया था मित्रों? 22 मार्च को। अहमदाबाद वाला उन्होंने किया था फरवरी 1918 में। ठीक है, ये मजदूरों के संबंधित थी। तो यहाँ पर यदि हम देखें पहला सत्याग्रह, हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर चंपारण होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग जेम्स प्रिंसेप द्वारा प्राचीन शिलालेखों में किया गया था? यहाँ पर आप देखते हैं जेम्स प्रिंसेप ने बात की थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किस लिपि का प्रयोग जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे प्राचीन शिलालेखों में किया गया था, तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक टकसाल में कार्यरत अधिकारी थे। क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले एक अधिकारी थे और उन्होंने ही सबसे पहले 1837 में, कब? 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में क्या की? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी, खरोष्टी, ठीक है, अरमाइक और ग्रीक, यानी अशोक के अवलोक के बारे में बात करें तो अरमाइक में है, ग्रीक में है, खरोष्टी में है और ब्राह्मी में है। ठीक है, इन 4 भाषाओं में अशोक के शिलालेख अभिलेख मिले हैं और इन सारी चारों भाषाओं को जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ने में सफल हो गए थे। तो यहाँ पर यदि हम आंसर के तौर पर देखें तो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर यदि आंसर जाएगा तो 2 से अधिक यानी 1 से अधिक जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है? किसे सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सबसे पहला है ऑप्शन रामदरस मिश्र, दूसरा है राम शरण शर्मा, तीसरा है गीतांजलि श्री और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले सरस्वती सम्मान के बारे में। क्या है ये सरस्वती सम्मान? पहले यही जान लें हम लोग। तो मित्रों, सरस्वती सम्मान जो है वो 1991 से देना शुरू किया गया था। कब से देना शुरू किया गया था? 1991 से देना शुरू किया गया था। और इसे कौन देता है? यदि हम इसमें बात करें, ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? ये सम्मान दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और बात यहाँ पे देखते हैं, ये जो सम्मान दिया जाता है ये कितनी भाषाओं को? जो हमारी 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। कितनी भाषाएं दी गई हैं 8वीं अनुसूची में मित्रों? हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं। इन 22 भाषाओं में पिछले एक वर्ष में लिखे गए उपन्यासों की लोकप्रियता और उस उपन्यासों के जो रचयिता हैं उन्हें सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन में जाएं तो इस वर्ष 2021 का सम्मान मिला है रामदरस मिश्र को। ठीक है, रामदरस मिश्र जो हैं वो हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार हैं। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार यानी फेमस स्कॉलर ऑफ लिटरेचर ऑफ इन हिंदी। ठीक है,
हिंदी के कौन हैं? साहित्यकार हैं और इन्हें ये सम्मान दिया गया है मित्रों। ओके, और यदि मैं इनके उस उपन्यास के बारे में बात करें तो वो उपन्यास क्या है? वो उपन्यास है मैं तो यहाँ हूँ। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ, रामदरस मिश्र को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस काल में हुई थी? पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत किस काल में हुई थी? ऑप्शन ए है पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी है नवपाषाण काल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो मानव सभ्यता है, मानव सभ्यता हमारी 3 कालों में बांटी गई है। एक है आपका पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, दूसरा है आपकी मध्यपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज, और तीसरा है आपकी नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। तो मनुष्य ने जो पुरापाषाण काल है वहाँ पर वो हंटिंग करता था, शिकार करता था, उसने पशुपालन के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन समय बीतता गया, कुछ जानवर शिकार करने में मनुष्य की मदद करने लगे और मनुष्य ने उस जानवर को अपना पालतू बनाना शुरू कर दिया। फिर कुछ जानवरों से उन्हें दूध और अन्य पदार्थ मिलने लगे तो उनकी पालन पोषण शुरू कर दिया। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये मित्रों प्रोसेस स्टार्ट होता है 8000 से आसपास। कब से? 8000 BC के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बैठेगा इस सटीक समय में, तो वो है आपका मध्यपाषाण काल। कौन सा मित्रों? मध्यपाषाण काल आपका सही उत्तर जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 6। संस्कृत निम्नलिखित में से किस भाषा समूह से संबंधित है? संस्कृत निम्नलिखित में से किस भाषा समूह में संबंधित है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें भाषा समूह के बारे में, तो यहाँ पर मित्रों विश्व के भाषा समूह के बारे में पहले बात कर लेते हैं। विश्व में 2 भाषा समूह सबसे बड़ी भाषा समूह हैं। एक है आपका इंडो आर्यन, कौन सा है मित्रों? इंडो यूरोपियन, सॉरी, कौन सा है? इंडो यूरोपियन, और दूसरा है चीनी तिब्बती। कौन सा है? चीनी तिब्बती। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा। कौन सा? बी, क्योंकि संस्कृत है, चीनी तिब्बती तो यहाँ बोली नहीं जाती है। तो यहाँ पर जो संस्कृत भाषा है वो किस भाषा समूह से संबंधित है मित्रों? वो इंडो आर्यन यूरोपियन समूह से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे मित्रों क्या बताना है? यहाँ पे बताना है कि कौन सा सूची और में सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हड़प्पा के बारे में बात की जाती है, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात की जाती है तो राखल दास बनर्जी ने की थी। लोथल के बारे में बात की जाती है तो SR राव ने की थी, और धौलावीरा की RS विष्ट ने की थी। यानी ऑप्शन 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी 1 4 3 नहीं, 2 1 3 4, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है 8, उसे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मध्यपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? तो बिहार में स्थित मध्यपाषाण स्थल के बारे में बताना है और देखते हैं बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्थित होगा। तो मित्रों यहाँ पे ऑप्शन है पेशरा, लंगनाज, दमदमा, उपरोक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कहाँ पर है, ठीक है, तो लंगनाज जो है मित्रों वो गुजरात में है। कहाँ पर है मित्रों? गुजरात में। दमदमा जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पेशरा कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। तो
तो यहाँ पर आपको आंसर खुद ही इंडिकेट हो रहा होगा। कौन सा आंसर होगा आपका? ए आंसर आपका सही होगा। पेसरा उत्तर बिहार में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ताम्र पाषाण कालीन उत्तरी भारत में मृदभांडों में कौन सी शैली प्रचलित थी? चित्रित धूसर मृदभांड, काले और लाल मृदभांड, गेरू रंग के मृदभांड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ताम्रकालीन उत्तर भारत के मृदभांडों में कौन सी शैली प्रचलित है, तो वो मित्रों आपकी है सी, गेरू रंग के मृदभांड, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। OCP ऑरेंज टाइप मृदभांड आपके ताम्रलिप्ति मृदभांड थे। कौन से थे? ताम्रलिप्ति मृदभांड वो थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 जरा उसे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से मैथिली साहित्य के प्राचीनतम कृति क्या है? मैथिली साहित्य की प्राचीनतम कृति, तो यहां पर यदि हम बात करें ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम पहले मैथिली भाषा के बारे में बात करें मित्रों, जो मैथिली भाषा है वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, यानी हिंदी भाषा का ही एक स्वरूप है जो कि कहाँ पे बोली जाती है? ये आपकी मध्य भारत में बोली जाती है। ठीक है, कहाँ पर बोली जाती है? मध्य भारत में। तो ऑप्शन ए हमारी क्या है? वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन बी है खट्टर काका के रंग, कका के रंग, कका के तरंग, बिंदिया, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, एक थे ज्योतिश्वर ठाकुर। क्या थे नाम उनका? ज्योतिश्वर ठाकुर। उनकी कृति एक बार आई थी और वो समय था 1224 ईस्वी। क्या समय था? 1224 ईस्वी में ज्योतिश्वर ठाकुर की। और इन ज्योतिश्वर ठाकुर की जो ये कृति है मित्रों, यही कृति है आपकी मैथिली भाषा की पहली कृति, और उस कृति का नाम है वर्ण रत्नाकर। क्या नाम है मित्रों? वर्ण रत्नाकर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पूर्व समय से आरंभ करते हुए भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, संथाल विद्रोह, कृषि मूल्य में गिरावट की शुरुआत। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी घटना कब घटी है। तो यहाँ पर यदि हम बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करें तो ये मित्रों हुआ था कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। कब हुआ था? 1793 में। बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त बात करें तो ये मित्रों हुआ था 1818 में। ठीक है, कब हुआ था? 1818 में। ठीक है, संथाल विद्रोह की बात करें तो ये 1855-56 में हुआ था, और कृषि मूल्य में गिरावट की शुरुआत की बात करें तो ये आपकी 1820 में घटित हुई थी। तो अब यहाँ आपको क्या करना है? समय के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप देखते हैं सबसे पहले बंगाल यानी 2 नंबर, क्या है? 2 नंबर। उसके बाद पहला यानी बॉम्बे डेक्कन, उसके बाद चौथा यानी मूल्य अवमूल्यन, और उसके बाद तीसरा यानी संथाल विद्रोह। और ऑप्शन हमारा कौन सा दिख रहा है? 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है मित्रों, आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए मित्रों। आपको क्या और उसके बारे में जानना है, वो सारी समस्याएं आपकी सॉल्व की जाएंगी। ठीक है, लास्ट वाले में तो मित्रों हमारे में थोड़ा त्रुटि आ गई थी, लेकिन इस बार वाला बिल्कुल सही होगा, किसी प्रकार की गलती नहीं होगी, इसमें म्यूट नहीं होगा। आप आगे देखिए। ठीक है, टेक्निकल एरर था लास्ट टाइम पे। भारतीय वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंज एक छापेदार सूती वस्त्र है। सिंज मित्रों होता है, अगर हम यहीं पे डिस्कस कर लें इसको, तो ये होता है छींट। एक तरह से जैसे कोई कपड़ा होता है और उस पर कई प्रकार की चित्रकारी की जाती है, कई प्रकार के फूल बनाए जाते हैं, बेलें निकाली जाती हैं, तो ऐसे वस्त्र को हम क्या कहते हैं? छींट का कपड़ा कहते हैं। तो वही यहाँ पर सिंज के रूप में बताया जा रहा है।
बढ़ना शब्द का इस्तेमाल गर्दन अथवा सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के रूप में किया जाता है। किसके बंद में? गुलबंद के रूप में किया जाता है। भारत में पहली सूती मिल 1854 में स्थापित हुई थी। कौन से में हुई थी? 1854 में स्थापित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो जरा देखते हैं। तो मित्रों, छापेदार सूती वस्त्र होता है, ये बिल्कुल बात सही है। छींट ऐसा ही होता है, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ना शब्द इस्तेमाल गर्दन अथवा सिर पर पहनने वाले चटक रंगदार कपड़े के लिए होता है। ठीक है, चटक रंगदार कपड़े के लिए होता है। ठीक है, और ये जो शब्द है ये बांधना से आया है। किससे आया है? बढ़ना, ये बांधना से आया है। एक तरह से आपकी पगड़ी टाइप की समझ लो, जो राजस्थान के लोग रंग बिरंगी पगड़ी पहनते हैं। सूती वस्त्र 1854 में, बिल्कुल बात सही है। ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक हमारे सही होंगे। डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम, कौन सा? महिपाल प्रथम था राजवंश का प्रथम शासक। ये बात सही है या गलत आपको बताना है। प्रतिहार शासकों का पहला शासक था। प्रतिहार शासक से संबंधित क्वेश्चन है, जरा उसको ध्यान से पढ़िए और बताइए। राजवंश का प्रथम शासक था, ओके। उसने गद्दी तो हासिल की परंतु राष्ट्रकूटों ने उसे पराजित कर दिया, ये सही है। भांडी अथवा भट्टी वंश का पराजित करने में सफल रहा, नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो यदि हम यहाँ पे पाल वंश के संस्थापक के बारे में बात करें, पाल वंश के पहले शासक के बारे में बात करें तो वो शासक था नागभट्ट प्रथम। कौन सा था मित्रों? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, गद्दी पर हासिल की, राष्ट्रकूटों को पराजित कर दिया, ये बात तो सही है। महिपाल ने ये तो किया था। ठीक है, भांडी ये वत्सराज ने पराजित किए थे। किसने? वत्सराज पराजित हुए थे, को पराजित करने में सफल रहा। भांडी अथवा भट्टी वंश को पराजित करने, वत्सराज ऐसा करने में सफल हुए थे, ये नहीं, ये कथन गलत है। एक से अधिक सही है, नहीं, केवल एक सही है, ओनली बी। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने वर्ष 2022 का रणजी ट्रॉफी फाइनल जीता? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं जरा क्या क्या दिया गया है रणजी ट्रॉफी फाइनल से। रेलवे, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रणजी ट्रॉफी का फाइनल मित्रों जीता है मध्य प्रदेश ने। और किसे हराया है? मध्य प्रदेश ने मित्रों हराया है। किसे? मध्य प्रदेश ने बम्बई को हराकर। किसको हराकर? बम्बई को हराकर पहली बार ये खिताब जीता है। पहली बार ये खिताब जीता है मित्रों, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? इसमें किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। कौन हैं? चाणक्य हैं। चाणक्य के बारे में और बातें, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौटिल्य भी कहा जाता है। इनका रियल नेम के बारे में बात करें तो इनका रियल नेम विष्णुगुप्त है। क्या है मित्रों? विष्णुगुप्त है। पढ़नी के बारे में बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। क्या है मित्रों? अष्टाध्यायी है। पतंजलि के बारे में बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम महाभाष्य है। क्या है मित्रों? महाभाष्य है। अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है महाभाष्य। ये ध्यान रखना मित्रों, महाभाष्य इनकी पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है, पतंजलि थे कौन? अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। चाणक्य के बारे में बात करें तो चाणक्य चंद्रगुप्त, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्य साम्राज्य को और चंद्रगुप्त मौर्य को एक मगध, एक सशक्त राज्य दिलवाने में चाणक्य की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी इसका आंसर क्या है? चाणक्य है। नेक्स्ट चलते हैं। अभिधम्म पिटक संबंधित हैं नियम और विनियम से, दर्शन से, बुद्ध के उपदेश से, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम अभिधम्म पिटक के बारे में बात करें तो मित्रों अभिधम्म पिटक जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो मित्रों अभिधम्म पिटक जो है वो आपके
दर्शन से जुड़े विषय हैं। किससे मित्रों? दर्शन से जुड़े विषय, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नियम और विनियम के बारे में बात करें तो इसके बारे में विनय पिटक में बताया गया है। किससे बताया गया है? विनय पिटक में। बुद्ध के उपदेश के बारे में बात करें तो ये बुद्ध से संबंधित सारी बातें सुत्त पिटक में बताई गई हैं। किस में बताई गई हैं मित्रों? सुत्त पिटक में बताई गई हैं। किस में बताई गई हैं मित्रों? सुत्त पिटक में बताई गई हैं। ठीक है, सुत्त पिटक में बताई गई हैं। तो हमारा था अभिधम पिटक, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, हॉल्ट मैकेंजी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में शुरू की गई थी। कहाँ पर? दक्षिण भारत, यानी अर्थात कहाँ पे शुरू की गई थी? चेन्नई में शुरू की गई थी। तो चेन्नई में किसके द्वारा? थॉमस मुनरो द्वारा, कैप्टन रीड के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा शुरू की गई थी। इस तरह हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने मरसोई में यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना की थी? मरसोई में यंग इटली एक भूमिगत समाज की स्थापना की थी। इसमें यदि हम देखें यंग इटली की जो बात थी वो जोत्स्ने मोस्ली के द्वारा, किसने? जोत्स्पे मोत्सनी के द्वारा 1872 में ये स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्या कह रहा है 90 हमसे? उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और देखना है सूची 1 सूची 2 क्या कह रहा है। इसको जरा ध्यान से समझते हैं। विनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ पे मिलाना है। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करें तो 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के बारे में बात करें तो 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करें तो 1942 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। यानी आपका बन रहा है 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 420 पर। क्या कह रहा है 20? निम्नलिखित में से कौन से दार्शनिक भौतिकवादी चिंतन में विश्वास करते थे? चारवाक, अजित, कैंसकल, बालेन, गौतम बुद्ध और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसके बारे में क्या कहा जाता है तो गौतम बुद्ध जो थे वो परलोक के बारे में बात करते थे। दार्शनिक भौतिकवादी चिंतन उनका नहीं था। ठीक है, अजीत कोस काम्बेलन के बारे में बात करें तो ये भौतिकवादी चिंतन के बारे में बात करते थे। चारवाक तो टोटल भौतिकवादी थे। यानी ये दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी। बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को में असत्य कथन बताइए। यह बुद्ध का समकालीन था, बिंबिसार सही है। कौशल शासक की बहन से विवाह के उपरांत उसे दहेज में काशी प्राप्त हुआ। अवंती पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर बताना है कौन सी बातें सही हैं, कौन सी सही नहीं हैं। तो यहाँ पर मित्रों अगर हम देखते हैं मगध में क्या हुआ था? मगध में अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध किए गए थे, ये बात बिल्कुल सही है। बुद्ध के समकालीन था, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी 1 और 2 सही हैं। अवंती पर अधिकार अजातशत्रु ने किया था, अंग के साथ इसके मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे, ये दोनों बातें गलत हैं। यानी यहाँ पर अगर ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान नायक प्रणाली को अपनाया था? काकतीय, विजयनगर, बहमनी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसने एकता प्रणाली होता क्या है? एकता प्रणाली होता है सेवा के बदले
भूमि दान देना। क्या देना? भूमि देना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा होगा, ए काकतीय ने अपनाया था 1200 में और विजयनगर ने अपनाया था, यानी इन दोनों ने अपनी सेवा यानी अपने सैनिक को नायक घोषित करके नायक प्रणाली अपनाई थी। और ए और बी दोनों सही हैं, यानी एक से अधिक वाला आंसर हमारा सही होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 23। पूसा बहार, पूसा बसंती, पूसा नारंगी क्या है? पूसा एक राज्य प्रायोजित योजना है। गेंदे के फूल की किस्में में लेवेंडर उत्पादन योजना है। उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पूजा क्या है, 22 का बी। तो पूसा बहार, पूसा बसंती, पूसा नारंगी एक तरह से गेंदे की फूल की किस्में हैं, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें सर्वाधिक बार जिस देव का उल्लेख किया गया है उस देव का नाम है इंद्र। इंद्र का कितने बार है? 250 बार। उसके बाद अग्नि का कितने बार है? 200 बार। ठीक है, उसके बाद वरुण का और फिर सूर्य देवता का। तो सर्वाधिक बार किसका है? इंद्र का, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में ऑरिकल अस्थि लिपि, ऑरिकल बोन्स स्क्रिप्ट पाई गई है? ईरान, चीन, मिस्र। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों जो ऑप्शन सही होगा ऑरिकल बोन्स स्क्रिप्ट पाई गई है, तो यहाँ पर जो सही होगी वो होगी आपकी ऑरिकल बोन्स स्क्रिप्ट। होती क्या है ये मित्रों? होती है, अगर इस पर जाएँ तो जानवरों की हड्डियों पर लिखना। किस पर लिखना? जानवरों की हड्डियों पर लिखने की कला क्या कहलाती है? जानवरों की हड्डियों पर लिखने की, जानवरों की हड्डियों पर लिखने की कला क्या कहलाती है? ये ऑरिकल बोन्स स्क्रिप्ट। तो ये कहाँ से आई है, ये किस देश की है? तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, जानवरों के साथ अत्याचार या जानवरों का ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कहाँ पर होता है? ये आपका चीन में होता है। हाल ही में अभी पिछले वर्षों में आपने पूरे विश्व को चीन ने कोरोना की चपेट में भेड़ दिया था, तो ये भी आप जानते होंगे। तो यहीं से आप इसका भी आंसर खोज सकते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, यानी क्वेश्चन नंबर 26 पर। सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित कीजिए। मोट की मस्जिद, बजीर मियाँ भुइया, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जमाल कमाली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसने कौन सी मस्जिद बनवाई है, इसके बारे में बात की जाती है। तो मोट की मस्जिद जो है वो बजीर मियाँ भुइया के द्वारा बनाई गई है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई है। जमाली उल काली मस्जिद शेख अल मज़ल अल्लाह के द्वारा। बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के द्वारा, यानी 1243 यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं तो मोट की मस्जिद का निर्माण 1505 में अफ़गान लोदी राजवंश के दूसरे शासनकाल सिकंदर लोदी द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी द्वारा। ठीक है, और सिकंदर लोदी के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बजीर मियाँ भुइया, उसने ये मस्जिद बनवाई थी। भारत की सबसे प्राचीन मस्जिदों में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद थी, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 से 1198 तक करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या कह रहा है 27, इसे समझते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, बताना है कि कौन सी क्षेत्र कहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें चावल के बारे में तो ये इलाहाबाद के पास कोल्डिवियम है। गेहूँ मेहरगढ़ में, मसूर बुरझोम में और बाजरा हल्लूर में मिला है।
यानी 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है इसी तरह समझो। सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सहायक संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलीजली, लॉर्ड मिंटो और उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसके द्वारा सहायक संधि शुरू की गई थी, तो वो व्यक्ति है आपका लॉर्ड बेलीजली। किसके द्वारा? लॉर्ड बेलीजली। यदि हम सहायक संधि के बारे में बात करें तो सहायक संधि का जो ये फॉर्मूला है वो एक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी नदी तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनावली और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें रावी नदी के तट पर कौन सा स्थल है? रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। कौन सा है मित्रों? हड़प्पा है। ठीक है। और क्वेश्चन बनावली के बारे में बात करें तो मित्रों बनावली नदी सरस्वती नदी के किनारे है। कहाँ पर है? सरस्वती। और ये आपकी कहाँ पर है? सिंधु। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित में शक संवत के संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, मिलिंद, कनिष्क और उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम यहाँ पर बात करें क्या नाम है आपका, शक संवत जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो मित्रों शुरू किया गया था कनिष्क के द्वारा। वर्तमान में भारत सरकार भी किस संवत को यूज़ करती है? शक संवत को यूज़ करती है, क्योंकि बौद्ध के सारनाथ अभिलेख में शक संवत के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक में तीनों पाषाण कालों होने में वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है? तीनों पाषाण काल में होने वाले परिवर्तनों के बारे में यदि हम बात करें तो ये मित्रों दर्शाए गए हैं चौपानी मांडो में। किसमें? चौपानी मांडो में। ठीक है। और ये नवपाषाण, पुरापाषाण और मध्यपाषाण तीनों स्थलों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 और देखते हैं 32 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से जनपद अधिनायकवादी प्रकृति के थे? अधिनायकवादी प्रकृति का मतलब है अराजक, यानी यहाँ पर राजतंत्र था। कहाँ पर राजतंत्र था ये बताना है मित्रों। निम्नलिखित में से किस में राजतंत्र था? तो मित्रों यहाँ पर केवल आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं। क्या? ऐसे क्वेश्चन में केवल दो ऐसे राज्य थे जहाँ पर गणतंत्र था, बाकी सारी 16 महाजनपदों में 14 जनपद ऐसे थे जहाँ पर राजतंत्र था। तो वो दो राज्य जहाँ पर गणतंत्र व्यवस्था थी वो एक था मल्ल और दूसरा था बज्जी। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कंबोज और गंधार में आपका राजतंत्र था, अराजकतावादी थे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है? उपनिषदों में संवाद है पिता और ज्येष्ठ पुत्र के मध्य, राजा और किसान के पुत्र, छात्र और शिक्षक के मध्य। तो यहाँ पर यदि मित्रों बात करें उपनिषद का मतलब ही आप समझ लो उप माने और निषद। ठीक है। क्या है? उप धन निषद से आपका उपनिषद बना है, जिसका मूल अर्थ होता है शाश्वत आदेश। ठीक है। शाश्वत आदेश। और उप माने होता है समीप यानी पास, और निषद माने होता है बैठना, यानी उप माने बैठना और निषद माने पास, निकट। तो समीप बैठना, तो कौन किसके समीप बैठता है? छात्र और शिक्षक ही आपस में क्या बैठते हैं? समीप बैठते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या रामगुप्त? तो यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो नालंदा विश्वविद्यालय की नींव
गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा रखी गई थी और भारत का एक समृद्धशाली क्या था ये विद्यालय। आगे देखते हैं, आगे क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक स्तंभ के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए? गिरनार, कंधार, मेरठ। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें, अशोक के जो स्तंभ शिलालेख हैं वो आपके कहाँ से नहीं मिले हैं? वो आपके गिरनार से प्राप्त नहीं हुए हैं। कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? गिरनार से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में किसके द्वारा की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में अगर हम बात करें प्रार्थना समाज के बारे में यदि मित्रों हम लोग बात करें कि कहाँ पर की गई थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना मित्रों 1876 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बम्बई में की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा। कब की गई थी? 1876 में। कब? 1876 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। राख के चिन्ह, पत्थर के औजार, शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच, जुते हुए खेत। तो यहाँ पर मित्रों बात करते हैं हम कौन से क्वेश्चन के बारे में? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ABCD, राख के चिन्ह, पत्थर के औजार, शुतुरमुर्ग के अंडे के कवच, जुते हुए खेत, कहाँ पर कौन सा मिला है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, राख के चिन्ह जो मिले हैं वो मिले हैं करनूल में। कहाँ पर मिले हैं? कुरनूल में। पत्थर के औजार के बारे में बात करें तो ये मिला है आपका हुंसकी में। कहाँ पर मिला है? हुंसकी में। शुतुरमुर्ग के अंडे के कवच के बारे में बात करें तो ये हमारा शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच हमें कहाँ पे मिला है? यदि हम यहाँ पर देखें, शुतुरमुर्ग के अंडे का कवच हमें कहाँ पर मिला है? पटने में। ठीक है। जुते हुए खेत कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा में। यानी 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? तो आपका ऑप्शन बैठेगा ए सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है 38? निम्नलिखित में कौन सा कथन हम्पी के संबंध में सही है? नहीं है। हम्पी कृष्णा कुंभद्रा तुंगभद्रा बेसिन पर स्थित है। महानवमी उत्सव हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक था। विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम ने करवाया था। कौन सा सही है? 1 और 2, केवल 3, केवल 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो महास्वामी विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय प्रथम के द्वारा करवाया गया है। ये बात क्या है? ये बात जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण यदि हम बात करें तो राजा देवराय प्रथम ने नहीं, राजा देवराय द्वितीय ने करवाया था। यानी तीसरा गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। महापाषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन्होंने लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया था। इनका उपयोग कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाणी कब्रों से लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो महापाषाणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करते हैं तो महापाषाणों में लोगों द्वारा कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। ये बात बिल्कुल सही है। इनका उपयोग कब्रगाहों इन्हें के लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था। यदि
ठीक है। और इन पर कब्रों पर लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कब्रों से लोहे के उपकरण नहीं, ये बात नहीं है, लोहे के उपकरण प्राप्त ठीक है। यहाँ पर मित्रों लोहे के उपकरण, घोड़े की हड्डी आदि बर्तन वगैरह प्राप्त हुए हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी अगर हम जाएंगे तो इन तीनों को सही लेते हुए ऑप्शन डी की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है 40? निम्नलिखित में से किस वेद में व्यास और सतलज नदियों के साथ ऋषि विश्वामित्र के संवाद का उल्लेख है? व्यास और सतलज नदियों के बीच ऋषि विश्वामित्र का संवाद जो है वो आपके किस वेद में है? वो ऋग्वेद में उल्लेखित है। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो मित्रों वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। किसमें है? 10वें मंडल में है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है। और यदि 10वें मंडल के बारे में और आगे अगर हम बात करें, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। किस में है मित्रों? पुरुष सूक्त में, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण जीवा से, क्षत्रिय कंधों से, वैश्य उदर से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था? जागत ग्राम, काशी, कौशाम्बी, पूर्व में से एक से अधिक, पूर्व में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पुष्यमित्र शुंग से संबंधित, तो ये है आपका जागत ग्राम। कहाँ पर है मित्रों? जागत ग्राम में। ठीक है। वहाँ पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है। जागत ग्राम है कहाँ? जागत ग्राम उत्तराखंड के देहरादून के पास है। कहाँ पर है? देहरादून के पास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सतपथ ब्राह्मण में रौद्र से जुड़ा हुआ है? पशुपति, सर्व, वहिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, रुद्र का नाम यानी शंकर का नाम पशुपति भी है, सर्व भी है, वहिक भी है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाया गया है? संजय सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर, बी सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कार्यकारी जो अधिकारी बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। पुस्तक हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अश्वमेध, अश्वघोष, उपरोक्त में से एक से अधिक, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बाणभट्ट द्वारा किताब लिखी गई है जिसका नाम क्या है? हर्षचरित। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है मित्रों? बाणभट्ट के द्वारा किताब कौन सी लिखी गई है? हर्षचरित। संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है। और इसमें हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। ठीक। बाणभट्ट की एक किताब और है, उसको भी यहाँ जान लें, जिसका नाम है कादम्बरी। किसका नाम? कादम्बरी। नेक्स्ट चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए मित्रों आयोग जो अंग्रेजों ने बताया था वो बनाया था हंटर आयोग, जिसने जनरल डायर को क्या दे दिया था? क्लीन चिट दे दी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन संबंधित नहीं है? ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं है। तो मित्रों ट्रेन एक्शन से संबंधित बारे में अगर हम बात करें तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है आपसे कि काकोरी षड्यंत्र जो केस चलाया गया था जिसके अंतर्गत कुछ क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी, उनमें से कौन सा क्रांतिकारी इनमें शामिल नहीं है? तो मित्रों हम सब लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, तो काकोरी षड्यंत्र केस इन पर ही नहीं चला था। ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे मत समझ लेना कि चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी षड्यंत्र में नहीं थे। काकोरी ट्रेन कांड में तो थे, जो एक्शन किया गया था, जो लूट की गई थी उसमें तो थे, लेकिन उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई और केस चला उसमें चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे, और ये केस के संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौते का भाग नहीं था? सविनय अज्ञा आंदोलन में शामिल लोगों को रिहाई करना, सही है, शामिल था। नमक कर को समाप्त करना, शामिल था। हिंसा के लिए आरोपित कैदियों की रिहाई, ये शामिल नहीं था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट क्या है, ऋग्वेदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार, बताइए हमको भी। महिलाओं को यज्ञ में आहुति देने की अनुमति नहीं थी, अधिक पुत्रों को होना वरदान माना जाता था, बाल विवाह का प्रचलन था, उपरोक्त में से कौन सा सही है? 1 और 3, 2, 1 और 2, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पुत्रों का होना वरदान माना जाता था, ऋग्वेदिक समाज में कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, बाल विवाह का प्रचलन था, बिल्कुल था, लेकिन कम थे बाल विवाह, ठीक है। पुत्रों का अधिक होना वरदान माना जाता था, ये बात बिल्कुल सही है। महिलाओं को यज्ञ आहुति देने की अनुमति नहीं थी, नहीं अनुमति थी। यहाँ पर हम कहेंगे कम था, तो ना के बराबर ही मानेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अधिक पुत्रों का होना वरदान माना जाता था, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 50। चोल शिलालेखों के अनुसार पल्ली चंदम गैर ब्राह्मण कृषक स्वामियों की भूमि थी, जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि थी, विद्यालयों के रखरखाव के लिए प्रदत्त भूमि थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, गैर ब्राह्मणों को पल्ली चंदम जो थी वो किसके लिए दी जाती थी? तो मित्रों, पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि होती थी। कौन सी होती थी? जैन संस्थाओं को। गैर ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि होती थी वेलन, क्या नाम है इसका? इसकी अगर हम बात करें तो ये भूमि कहलाती थी वेलन वगाई, ठीक है। कौन सी भूमि? वेलन वगाई। और ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि ब्राह्मण दे, ब्रह्म दे, ठीक है, ब्रह्म दे, ठीक। अगर विद्यालयों के बारे में बात करें तो ये भूमि होती है शाला भोग, ठीक है। कौन सी भोग? शाला भोग, ठीक है। मंदिरों को भूमि कहलाती थी देवदान, क्या कहलाती थी? देवदान। इसका एक और नाम है तिरुन मटक कन्नी, क्या नाम है? तिरुन मटक कन्नी, ये और नाम है इसका, तिरुन मटक कन्नी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है 51? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। भाग, दुग, लेखाकार, सूत, पलागल, अक्षावाप, सारथी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कौन सा सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर मित्रों अगर हम बात करते हैं तो भाग जो है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कर संग्रहकर्ता कहलाता है, ठीक है। सूत आपका दूत कहलाता था, पालागल आपका सूत आपका सारथी कहलाता था, पालागल दूत कहलाता था, ठीक है। और आपका जो अक्षावाप है वो लेखाकार कहलाता था। यानी 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हाल ही में कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत गौरव ट्रेन को हाल ही में नई दिल्ली से रवाना किया गया है। और ये जो यात्रा होगी, ये कितने दिन की यात्रा होगी? ये यात्रा मित्रों 18 दिवसीय होगी। कितने दिन की? 18 दिवसीय। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म से संबंध में सही नहीं है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का एक संयोजन है। संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 4 सिद्धांत हैं। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत हैं, 4 सिद्धांत नहीं थे। कौन से सिद्धांत थे? त्रिरत्न सिद्धांत, यानी ऑप्शन 3 हमारा गलत है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के बारे में बात करते हैं तो मित्रों, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि
तो मित्रों यहाँ पर समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम हरिसेन था। क्या नाम था? हरिसेन। हरिसेन का प्रशस्ति पत्र प्रयाग प्रशस्ति पत्र था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की? तो कांग्रेस ने अपने लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में। ठीक है, कब की थी? 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था? तो वंदे मातरम जो था वो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में महाजनपद नहीं था? लिच्छवी, अस्मक, मल्ल, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में महाजनपद नहीं था? तो प्राचीन भारत में महाजनपद जो है वो कौन सा नहीं था, उसमें चलते हैं। तो प्राचीन भारत में महाजनपद लिच्छवी नहीं था। कौन नहीं था? लिच्छवी नहीं था, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु थियो मार्गेरिटा मैग्निस्पा कहाँ खोजा गया है? कैरिबियन, मैंग्रोव, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, विक्टोरिया झील, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है आपका कैरिबियन मैंग्रोव। कौन सा है? कैरिबियन मैंग्रोव, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए? यूनानी शासकों ने, पल्लव शासकों ने, कुषाण शासकों ने, या तो सबसे पहले सोने के सिक्के मित्रों जारी किए थे पहली शताब्दी में, और उसका श्रेय जाता है कुषाण शासकों को। किसको जाता है? कुषाण शासकों को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60? उसके पास देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के निम्नलिखित तीर्थ स्थलों में कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? गुरुग्रदकूट पर्वत, रामभर स्तूप, सुजाता कुटी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो मित्रों यहाँ पर आपका ग्रदकूट ये बिहार में है, सुजाता कुटी ये बिहार में है, जबकि रामभर कुटी ये उत्तर प्रदेश में है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश की 2 राजधानियाँ थीं? तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे प्राचीन राजधानियाँ केवल कुषाणों की थी, एक मथुरा और एक पुरुषपुर। 2 राजधानियाँ थीं इनकी, एक पुरुषपुर जो आज पेशावर के नाम से जानी जाती है और दूसरी मथुरा थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस जिले में हाल ही में गिद्धेश्वर पर्वत की चट्टानों में प्राचीन मानव की सांस्कृतिक गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मित्रों मिला है किस जिले में? बिहार के जमुई जिले में मिला है। कहाँ पर मिला है? बिहार के जमुई जिले में मिला है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो 5 फरवरी 1922 को, कब? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन ले लिया था, और ये घटना गोरखपुर की चोरी चोरा जगह पर हुआ था, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के राइटर के बारे में यदि हम बात करें तो वे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 65। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर ने। किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने कब की थी? 1930 में की थी। बाबा रामचंद्र किस आंदोलन के नेता थे? मालाबार, मोपला, पूर्वी बंगाल, अवध किसान आंदोलन, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बाबा रामचंद्र जो थे वो मित्रों थे किस आंदोलन के? अवध किसान आंदोलन के। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने अपने सैनिकों के लिए श्री नामक शहर में सेना रखने के लिए एक किला बनवाया। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र एकत्रित करने के लिए भरण पोषण के लिए सेना किया जाता था। सैनिकों को नगद वेतन और एकता के रूप में भुगतान किया गया।
कौन सा सही नहीं है? तो अगर एकता व्यवस्था के बारे में बात करें तो ये व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी, इसमें अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है। नगद वेतन दिया जाता था, एकता नहीं दी जाती थी, यानी ऑप्शन सी हमारा गलत है, यही निकालना था। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और देखना है किताब-उल-हिंद, रिहाला, अकबरनामा, बादशाहनामा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किताब-उल-हिंद के बारे में, तो किताब-उल-हिंद जो है वो मित्रों किसके द्वारा लिखी गई है? वो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। रिहाला इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। बादशाहनामा अब्दुल रहमत लोहारी के बारे में लिखी गई है। 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। किस देश में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला देश रूस था, भारत था, चीन था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 14वां जो हुआ था उसका आयोजन वर्चुअली रूप से चीन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन पशुओं की अस्थियां हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई हैं? मछली, सूअर, भैंस, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मछली, सूअर, भैंस में किस किस की मिली हैं? तो ये मिली हैं आपकी भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि शामिल हैं। किस किस की मिली हैं? भेड़, बकरी, भैंस, सूअर। तो यहाँ पर आप देखोगे कौन कौन है? भैंस है, सूअर है, यानी भैंस और सूअर दोनों हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अल्लूरी सीताराम राजू, बुद्धू भगत, गोविंद गुरु, लक्ष्मण नाइक। तो निम्नलिखित में से सूचियों को मिलाना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो सबसे पहले बात की जाती है बुद्धू भगत की। भगत आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? भगत आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन कहाँ पर हुआ था? ये आंदोलन झारखंड में हुआ था। ठीक है, सॉरी, अल्लारी सीताराम राजू किस विद्रोह से संबंधित हैं? अल्लारी सीताराम राजू रंपा विद्रोह से संबंधित हैं। ठीक है, बुद्धू भगत के बारे में बात करें तो लड़का विद्रोह हुआ था। गोविंद गुरु के बारे में बात करें तो भगत आंदोलन हुआ था, भगत आंदोलन। लक्ष्मण नाइक के बारे में बात करें तो कॉरपुट आंदोलन हुआ था। यानी आपका 3 आपका 2 1 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन सी में है, यानी सी आपका आंसर होगा। क्या होगा? सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। अकबर के दौरान किए गए भूवर्गीकरण के अनुसार पोलज वह ज़मीन है जिसमें 1 साल बाद हर फसल को सालाना खेती होती थी, जिसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। ये बात बिल्कुल सही है। परोती वह ज़मीन है कुछ दिनों के लिए खेती जाती थी और खोई ताकत वापस पा सके, ये दोनों बातें सही हैं। चचर वह ज़मीन जो 3 या 4 वर्षों में खाली रहती। बंजर ज़मीन जिस पर 5 या 7 खेती वर्षों में खेती नहीं की गई हो। तो ये सब के सब बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन में एक से अधिक सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी संतों की बातचीत का वर्णन करता है? कसफ उल महजूब, मौलूफाजात, मुफ्तूबात, तज़कीरा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा है वो, तो वो है आपका मलफूजात। ऑप्शन बी हमारा सही है, जो वाद विवाद के बारे में संबंधित है। सूफी संतों की बातचीत के रूप में इसे कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 का ए। शैल चित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज तत्वित आर्काइवोल्ड कार्लाइल द्वारा की गई थी। उत्तर पुरापाषाण चरण के चित्र रेखिक निरूपण हैं। ताम्रपाषाण युग में लाल और पीले रंग के उपयोग करने वाली संख्या वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो ये आपका ऑप्शन 1 और 2 सही होंगे, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है।
सूर्य नूतन इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन विकसित किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, किसने किया है? या भारत ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ये किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या कह रहा है 76, इसको समझते हैं। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं के पूर्व समय से आरंभ करते हुए काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बारदौली में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी का नोआखली दौरा, गांधी इरविन समझौता, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सबसे पहले हुआ था, तो बारदौली की घटना 1928 में हुई थी। महात्मा गांधी नोआखली दौरा 1946 में हुआ था। ठीक है, सांप्रदायिक दंगों के दौरान गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये भी आपका 1931 में हुआ था, ये मार्च में हुआ था और ये दिसंबर में हुआ था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले आएगा पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा। 1 3 4 2, 1 3 4 2 यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम। उपरोक्त में से कौन सा सही, एक से अधिक सही हैं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया था भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 17वीं शताब्दी के दौरान मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया मगध के आसपास के क्षेत्र के लिए, पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों, गंगा बीच की भूमि के लिए। यही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन बनाए गए थे? तो भारतीय सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये बनाए गए थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्लैक स्वान की बात की थी देश में कार्बन भार को कम करने के संदर्भ में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के संदर्भ में, दुर्लभ और अप्रत्याशित घटना में, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें दुर्लभ और अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 7वीं शताब्दी के दौरान सामंत, महासामंत, महामंडलेश्वर होते थे। बड़े स्वामी, कार्य संग्रहकर्ता के लिए अलग पद, पुरोहित, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये जो होते थे बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार हुआ करते थे। आईने अकबरी किसने लिखी थी? आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर ओलिवर क्रॉमवेल, सर जॉन ब्रैम्पिकफेल्डे, सर बिली जोन्स, सर थॉमस ट्विस्टेन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये जो की गई थी ये की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है? असहयोग आंदोलन, सविनय अयोग्य आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन को वंदे भारत के रूप में भी जाना जाता है, जो 1905 में बंगाल में हुआ था, फिर उसे अखिल भारतीय कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। मुगल काल में रैयत और मुजरियान शब्द का प्रयोग व्यापारियों के लिए, भूस्वामियों के लिए, किसानों के लिए या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मुगल काल में इस शब्द का प्रयोग रैयत और मुजारियान किसानों के लिए किया जाता था। किसके लिए मित्रों? किसानों के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका गठन मुस्लिम कृषक समूह द्वारा किया गया। इसका गठन ढाका में हुआ था। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है, और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मुस्लिम लीग का गठन मुस्लिम कृषक समूह के द्वारा, इसका गठन ढाका में हुआ था, बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका गठन आगा खान के द्वारा किया गया था। किसी प्रकार का कृषक समूह नहीं था, यानी ऑप्शन ए सही नहीं है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है मित्रों 29 जुलाई को। मुगल कालीन समय में अमील गुजार को इस नाम से भी जाना जाता था, राजस्व संग्रहकर्ता, पुलिस कोषाध्यक्ष और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मुगलों के समय अमील गुजार जो होते थे उनके बारे में यदि हम बात करें, राजस्व संग्रहकर्ता होता था। कौन होता था? राजस्व संग्रहकर्ता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89, चोलकालीन मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गंगईकोंड मंदिर राजराज द्वारा बनवाया गया था। मंदिरों में कांस्य की प्रतिमाएं नहीं मिली हैं। मंदिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर मित्रों कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर केवल आपका सी सही है, यानी तीसरा कथन सही होगा। अगर यहीं पर बात करें गंगईकोंड चोलपुरम, ये राजराज प्रथम के द्वारा नहीं, राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मंदिरों में कांस्य की प्रतिमाएं नहीं मिली हैं। कांस्य की प्रतिमाएं नहीं मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसके राज्याभिषेक में कोरोनेशन दरबार में ब्रिटिश राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित किया गया था? तो कलकत्ता से स्थानांतरित 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा की दरबार में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर, और सूची में मिलाना है, देखना है क्या है सूची हमारी। उड़न तुरी करघे, कतई मशीन, वाटर फ्रेम, सख्त चलित करघे, तो इनके आविष्कारक को बताना है, कौन किसने क्या बनाया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसने क्या बनाया है उसके बारे में, तो उड़न तुरी करघे जॉन के द्वारा बनाई गई है। कताई मशीन जेम्स हर्बरीज। वाटर फ्रेम के बारे में बात करें, रिचर्ड आर्कवॉट, और ये बात करें तो ये बनाई गई है करघे एडमंड कर्टाइल के द्वारा। एडमंड कर्टाइल, यानी आपका बना 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी ऑप्शन ए बी हमारा सही है। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी में कौन सा रामराज उत्कर्ष पर नहीं था? ओटोमन, मिंग, सफावी, अब्बासी। तो 17वीं शताब्दी में यदि हम बात करें तो अब्बासी जो था वो उत्कर्ष पर नहीं था, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मिंग देखें तो ये चीन में है, सफावी देखें तो ईरान में है, कहाँ पे? ईरान में। ओटोमन देखें तो तुर्की में है, और अब्बासी देखें तो मित्रों अब्बासी जो ये साम्राज्य है ये विलीन हो चुका था खिलाफत में 750 वर्ष पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अगस्त घोषणा का वचन किया था? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अगस्त घोषणा का वचन एडविन मॉन्टेग्यू ने द्वारा दिया गया था, और ये समय था जो 1917 से 22 के समय ये भारत राज्य सचिव बनाए गए थे, 17 से 22 के समय। ठीक है, नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में तूफते उल मुजाहिदीन पहली प्रकाशित रचना थी। मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता के विरुद्ध अभियान चलाया, कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की, ब्रह्म समाज के आधुनिक पहला बौद्धिक सुधार था। तो यदि हम बात करें तो ये चारों बातें मित्रों बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर, क्या कह रहा है 95? शासनकाल का क्रम बताना है, रजिया, अलाउद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, इन सब का। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं रजिया, अलाउद्दीन, फिरोज शाह तुगलक और पृथ्वीराज चौहान, बहलोल लोदी। तो रजाइया सुल्तान की बात करें तो 1236 में बनी थी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1396 में बने थे। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो 1178 के करीब बनाए गए थे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें मित्रों तो फिरोज शाह तुगलक जो था उसका कार्यकाल 1351 से 1388 था। बहलोल लोदी
1451 से 1489 था, तो सबसे पहले चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 1396, 1296 है ये यार, 1296, ठीक है। 4 1 2 3, 4 1 2 3 और 5, ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। फ़र-ए-इज़ादी विचार सबसे पहले किसने विकसित किया? ये थे सोहरावर्दी ने। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में किन कारणों से एकत्र हुए थे? मध्यम वर्गीय आमूल परिवर्तन, एकजुटता करने के लिए, देश में प्रतिनिधि सरकार को मिलकर काम करने के लिए। तो यहाँ पर बात करें तो ये कार्य करने के लिए, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। सुलह कुल की मूल रूप से विचार का वर्णन, ईश्वर के सर्वव्यापी एकीकरण, दान में विश्वास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है एकीकरण स्रोत के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा कानून विशिष्ट संसद द्वारा भारत में दास प्रथा की समाप्ति के लिए पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद द्वारा दास प्रथा की समाप्ति के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था एक्ट, वो था चार्टर अधिनियम 1833 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। किस मुग़ल शासक ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का मकबरा बनाने का आदेश दिया था? तो वो थे आपके कौन? इसके बारे में बात करते हैं तो वो थे आपके अकबर। कौन था? अकबर। और अकबर यहाँ पर है नहीं, यानी ऑप्शन ई सही होगा। नेशनल फॉसिल वुड पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर नेशनल फॉसिल वुड पार्क आपका तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वर्ष 22 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वुड डिस्पैच योजना की विशेषताओं के संदर्भ में बताइए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में योजना शिक्षा नीति पर प्रभावी रही है। भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को बताया है। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे कलकत्ता, बॉम्बे में विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से कितने सही हैं? तो यहाँ पे बात करें तो 19वीं शताब्दी के शिक्षा नीति, शिक्षा उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान प्रसार, विद्यालय, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। दिल्ली सल्तनत के दौरान बंदगाह शब्द का प्रचलन था। सैन्य सेवाओं के खरीदे गए गुलामों के लिए, आजीवन कारावास हेतु जेल में रखे गए गुलामों के लिए, व्यापारिक उद्देश्यों के उपयोग के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये थे सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए गुलामों के लिए, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्या कह रहा है 105? चार तस्लीम और जमी बोनसी शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? शिक्षा से, अभिवादन से, सुलेखन से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चार तस्लीम का जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है आपका अभिवादन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। अधोगामी निस्पंदन का प्रस्ताव किया गया था। तो अधोगामी निस्पंदन का प्रस्ताव दिया गया था लॉर्ड मेकाले के द्वारा। नेक्स्ट, खिलजी और तुगलक शासकों ने मुक्तियों की नियुक्ति की थी। शासकों ने भुक्तियों की नियुक्ति की थी। तो ज़रा देखते हैं किसकी नियुक्ति की गई थी। ये थे धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद के लिए, बलि हेतु पशुओं के वध करने के लिए, सैन्य अभियान का नेतृत्व के लिए, एकता में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये थे आपके सैन्य अभियानों में नेतृत्व बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित सूफी संतों में किसने सबसे पहले ईश्वर में स्वयं फना लीन करने के महत्व को सिखाने वाला था? तो ये थे आपके वाइजुद्दीन बस्तमी, निज़ामुद्दीन औलिया, सत्तारी, उपयुक्त में से अधिक। तो ये थे वाइजीद बस्तमी। नेक्स्ट है बीर केन हेड चैलेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान का निर्माण, बंगाल का विभाजन, पृथक निर्वाचन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये मित्रों सही होगा आपका संविधान का निर्माण में।
सूरी वंश कितने वर्षों तक शासन किया? 27, 15, 25, 37। तो सूरी वंश ने मित्रों किया था 15 वर्षों के लिए शासन। तो सूरी वंश के बारे में अगर हम बात करें तो मित्रों सूरी वंश जो था शेरशाह सूरी द्वारा 1540 से 1555 तक रहा। तो यहाँ पर यदि हम जाएंगे तो 1555 यानी 15 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ चलाए गए मुकदमे में बचाव पक्ष में अधिवक्ता में नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भूलाभाई देसाई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बचाव पक्ष में मित्रों ये तीनों थे, लाल बहादुर शास्त्री, भीलाभाई और भूलाभाई देसाई, यानी ऑप्शन ई यहाँ का उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट, हाल ही में सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, असम, महाराष्ट्र। तो भौगोलिक संकेतक जो है वो मित्रों प्याज नासिक को दिया गया है, सी ऑप्शन सही है। वर्ष 1760 में भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ। यह हिस्सा था प्रथम कर्नाटक का, द्वितीय कर्नाटक का, तृतीय और में से एक से अधिक। तो ये मित्रों जो युद्ध था वो था आपका तृतीय कर्नाटक के युद्ध का एक हिस्सा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं को गंगा पार करने में किसने मदद की थी? अताउल्ला खान, बर्नी खान, निज़ाम, में से एक से अधिक। तो ये जो मित्रों जिसने की थी सहायता उस व्यक्ति का था नाम निज़ाम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान होने वाली घटनाओं के सही कालक्रम में चयन कीजिए। तो सही कालक्रम में चयन बताना है। शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, इटली घोषणा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो क्रिप्स मिशन, शिमला, कैबिनेट, इटली, तो ये हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये जो जाने जाते हैं तो गरीब नवाज के रूप में जो जाने जाते हैं उसका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम है? मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ऑप्शन ई हमारा सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? सोरारई पेटारू, अयप्पन कोसियम, तानाजी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो 68वें फिल्म पुरस्कारों में सबसे फीचर फिल्म सोरारई पोटारू थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से किसने व्याकरण ग्रामेटिका ग्रोडेनिका लिखने वाला पहला यूरोपीय विद्वान था? तो इस पुस्तक को लिखने वाला जोहान अर्नेस्ट हैक्सलैंडन, जोसेफ एम बैचलर, स्टीफन विंसेंट। तो ये थे जोहान अर्नेस्ट हैक्सलैंडन। नेक्स्ट है मुगल काल के दौरान मनसबदार कौन थे? सैनिक, घुड़सवार, पदधारक। तो मुगल काल के दौरान ये थे आपके पदधारक। क्या थे? पदधारक। अगर हम बात करें मनसबदारी जो व्यवस्था थी वो हमने कहाँ से ली थी? वो हमने मंगोलों से ली थी। कहाँ से ली थी? मंगोलों से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के बारे में यदि हम बात करें और इस रचना के बारे में बात करें तो ये रचना है फ्रांसवा वर्नियर के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसवा वर्नियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। क्या कह रहा है? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में पीछे मुख्य उद्देश्य बालकों को कम घंटों में सुधार, श्रम की स्थिति में सुधार, 7 से 12 बच्चों की बाल श्रम से निपटना, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें श्रम स्थिति में सुधार इसका उद्देश्य रहा था। हाल ही में ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ई वाहन के संबंध जागरूक बढ़ाने के लिए पोर्टेबल वाटर वैन, टेलीमेडिसन, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसके बारे में यदि हम बात करें ई अमृत उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक वाहन के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया? मसूलीपट्टनम, मुंबई, सूरत। तो ये किया था उन्होंने सूरत में। कहाँ पर किया था? सूरत में। नेक्स्ट, मध्यकाल में टांडा शब्द का प्रयोग किया जाता था मछुआरों के समूह को बाजारों के कारवां के लिए, एक जमींदार वर्ग के लिए। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये था टांडा, बंजारों के कारवां के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था। ठीक है, जहांगीर ने अपने स्मरणों में लिखा है बंजारों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 125। निम्नलिखित में से कौन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का वायसराय था? तो आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का वायसराय जो था उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। ठीक है, किस पर चलते हैं? 126 पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके नेतृत्व में अर्काट पर कब्जा किया था? रॉबर्ट क्लाइव, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, वॉरेन हेस्टिंग्स। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो थे वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन ए हमारा सही है। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया गया अनंत वर्मन चौड़गंग देव द्वारा, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, देवराय प्रथम। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कराया गया था अनंत वर्मन चौड़गंग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अनंत वर्मन चौड़गंग देव के द्वारा श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। बिहार के किन जिलों में तेल और प्राकृतिक गैस के लिए पेट्रोलियम भंडार खोज की मंजूरी दी गई है? बक्सर, सासाराम, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। तो ये जो ज़िले हैं उनमें दी गई है, उनके नाम हैं समस्तीपुर और बक्सर। नेक्स्ट, पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने के बीच लड़ाया गया था? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। बसोहली शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? बांस का एक लोकप्रिय शिल्प, लघु चित्र के रूप में, आदिवासी कबीले के रूप में, एक से अधिक। तो बसोहली के बारे में बात करें तो ये एक लघु चित्र के रूप में बात करता है। नेक्स्ट चलते हैं 131 के बारे में। मैक्स मूलर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने इंग्लैंड में उपलब्ध पांडुलिपियों को उपयोग करते हुए पहला संस्कृत का पूरा ऋग्वेद प्रकाशित किया। उन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने फ्रांच बोप सन्निध संस्कृत भाषा का शोध किया। कौन सा सही है इसमें? अगर हम यहाँ पर बात करें मैक्स मूलर के संदर्भ में, तो मित्रों मैक्स मूलर के संदर्भ में इंग्लैंड में पांडुलिपियों उपयोग करते संस्कृत का पूरा इसके, ये बात बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज आंदोलन का समर्थन किया, ये भी सही है। फ्रांच बोप संस्था में शोध किया, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये त्रिगुट संघर्ष में शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 133। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बिहार सरकार द्वारा टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी से संबंधित निवेशकों को दिया गया जाता है? पेटेंट अनुदान, किराया अनुदान, कौशल विकास अनुदान। तो इस वर्ष के बिहार के बजट में पेटेंट, किराया, कौशल, ये तीनों अनुदान हैं और प्लस 4 और हैं। ठीक है, तो उपरोक्त डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब वो 4 कौन से हैं वो भी देख लें हम लोग। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम 4 के बारे में बात करें तो ये है रोजगार, ठीक है, विद्युत, किराया, पेटेंट, कौशल, पूंजी, ठीक है। तो पेटेंट, किराया, कौशल और इसके अलावा विद्युत, रोजगार, ये भी अनुदान दिए गए हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार तट से निम्नलिखित में से किस वस्तु का व्यापार करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार तट से मित्रों करती थी काली मिर्च और चाय का। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। किसका करती थी? मैसूर मालाबार तट में वो है, किसका करती थी? काली मिर्च और इलायची जैसी वस्तुओं का, सॉरी चाय नहीं, काली मिर्च और इलायची। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल को प्रबुद्ध निरंकुश शासन काल भी कहा जाता है? प्रबुद्ध निरंकुश शासन काल अकबर के काल को कहा जाता है। किसके काल को मित्रों?
अकबर के काल को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, 136 पर। जरा देखते हैं 136 क्या कह रहा है। ब्रिटिश उन्मूलन आंदोलन किसने शुरू किया? अलेक्जेंडर फुलब्रिज, विलियम कूपर, विल्सबोर्स, ओल्हादी इक्वनो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अगर हम बात करें तो ये आंदोलन शुरू किया गया था विलियम विल्बर फोर्स के द्वारा, ब्रिटिश उन्मूलन आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत अपीलीय न्यायालय की स्थापित किया गया था। तो अपीलीय न्यायालय मित्रों स्थापित किया गया था कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पर किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है 38? निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहार में नहीं बोली जाती? थारू, सूरजापुरी, वज्जिका, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बोली बिहार में नहीं बोली जाती है तो वो बोली है आपकी थारू, सूरजापुरी, वज्जिका, यानी ऑप्शन ई हमारा सही होगा। ये कोई भी ये सारी बोली बोली जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। बिहार में प्लग एंड प्ले के संदर्भ में विचार कीजिए। प्लग एंड प्ले के संदर्भ में विचार करना है। इसने राज्य औद्योगिक विकास प्रगति होगी। 15 करोड़ रुपए की लागत के एक सेट का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत भागलपुर स्थित सहकारी कताई मिल प्रेशर सेट का उपयोग किया जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है तो मित्रों ये तीनों हमारे ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्या कह रहा है? श्रीरंगपट्टम के युद्ध के दौरान कौन सा कथन सही? युद्ध मूसा अंग्रेजों के मैसूर शासकों के बीच पहला संघर्ष था? नहीं, तृतीय संघर्ष था ये श्रीरंगपट्टनम। इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए? ये भी गलत है। इस युद्ध के पश्चात मैसूर बाडियार शासकों के अधीन आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा बस। नेक्स्ट चलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में यदि हम कथन के बारे में बात करें कौन सा कथन सही है तो यहाँ पर यदि हम देखें तो आंग्ल मराठा संदर्भ में सलाबाई तीसरे युद्ध का परिणाम था, सही है। द्वितीय अंग्रेजों को विजय हासिल की, सही है। तो अंतिम युद्ध में पेशवा बिठूर भेज दिया गया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, बिहार में किस जिले में अपना पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क? नालंदा, मुजफ्फरपुर, पटना। तो यहाँ पर बिहार ने अपना पहला ट्रैफिक पार्क खोला है पटना में। कहाँ पर? पटना में। नफसा 2022 राज्य रैंकिंग सूचकांक का स्थान प्रथम, द्वितीय, सातवां। ठीक है। नाफसा राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में बिहार का स्थान मित्रों कौन सा मिला है? सातवां मिला है। कौन सा मिला है? सातवां मिला है। नेक्स्ट चलते हैं बेलूर विद्रोह के संदर्भ में। बेलूर विद्रोह 15 अगस्त 1806 सिपाहियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ का विद्रोह था। विद्रोह आभूषणों और जाति चिन्हों को निषेध करता था। विद्रोह को कर्नल रॉबर्ट ग्लेस्पी ने दबा दिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा होगा सही। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। बिहार में किस जिले में अपनी पहली क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब बनाई गई है? तो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो बनाई गई है वो मित्रों बनाई गई है पटना में। कहाँ पर बनाई गई है? पटना में बनाई गई है। कहाँ पर? पटना में। तो पटना नहीं है, यानी ऑप्शन ई हमारा सही होगा। नेक्स्ट मिलाना है कब विलय हुआ? तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को आपस में मैचिंग करनी है और देखते हैं। तो सतारा का विलय मित्रों हुआ था 1848 में, नागपुर का विलय हुआ था 53 में, उदयपुर का विलय हुआ था 52 में और झांसी का विलय हुआ था 54 में। यानी 4 1 2 3 4 1 2 3, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विकास के तहत कितना छूट प्रतिशत दिया गया है? तो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो छूट दी गई है वो दी गई है 20 से 80%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। क्या कह रहा है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार का कौन सा स्थान है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में मित्रों बिहार का स्थान 15वां है। हाल ही में जेपी गंगा पथ का प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया, छपरा, सारण, पटना। जेपी गंगा चरण का उद्घाटन जो किया गया है
वो किया गया है पटना में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या कह रहा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 78 से संबंधित कुछ कथन हैं, सही बताइए। तो जरा देखिए, इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों को क्षेत्रीय भाषा दोनों समाचार पत्र पर चलाने का प्रावधान था। ठीक है, इसके बाद अगर ये हम बात करते हैं, यह वायसराय लॉर्ड रिपन के शासन में नहीं लिटन में हुआ था, गलत है ये। ठीक है, अंग्रेज क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं। उपरोक्त में से अधिनियम मद्रास को छोड़कर सभी प्रांतों में लागू था, तो यही बात हमारी सही है, मद्रास को छोड़कर सभी प्रांतों में लागू था, यानी सी ऑप्शन। तो इस तरह मित्रों हमने बिहार पीसीएस के दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट पेपर पहला सॉल्व किया है। शीघ्र ही अन्य पेपर भी हमारे चैनल में आपको अपलोड कर दिए जाएंगे और इसका पीडीएफ हमारे आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मन लगा के पढ़ाई करिए और जम के अपने एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दीजिए। जय हिंद।